कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े जहाज से होती है जिसका नाम एंटोनियो ग्राजा होता है। इस जहाज में लगभग 500 लोग लंदन जा रहे होते हैं। जहाज पर एक पार्टी चल रही होती है जहां लोग डांस कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं और एक खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही समय में बहुत भयानक होने वाला है। तभी इंजन रूम में एक आदमी एक लीवर खींचता है। जैसे ही लीवर ऊपर जाता है, एक बहुत तेज तार पूरे जहाज में फैल जाता है और अचानक सबको काट देता है। एक ही पल में लोगों के शरीर 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। पूरा जहाज डरावना बन जाता है। लेकिन एक छोटी लड़की जिसका नाम केटी है बच जाती है क्योंकि उसकी लंबाई कम होती है। वो तार उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद कहानी 40 साल आगे चली जाती है। अब कुछ लोग एक पुराने जहाज को एक टग बोट की मदद से खींच रहे होते हैं। अचानक वह पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर टीम का लीडर अपनी साथी मर्फी को भेजता है ताकि वह उस रस्सी को खोल दे जो जहाज को पकड़े हुए है। अगर वह जहाज डूब जाता तो उनका टगबोट भी उसके साथ नीचे खींच जाता। जब मर्फी उस जहाज पर पहुंचती है तो उसे नीचे के हिस्से में एक बड़ा दरार दिखाई देता है जो बताता है कि जहाज बहुत खराब हालत में है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। पानी बहुत तेजी से जहाज के अंदर भर रहा होता है और जहाज सिर्फ 5 मिनट में डूबने वाला होता है। मर्फी तुरंत अपने टीम लीडर को यह बात बताती है। ये सुनकर लीडर उसे आदेश देता है कि वह तुरंत उस खींचने वाली रस्सी को छोड़ दे और वापस टगबोट पर आ जाए क्योंकि अब वह इस जहाज को छोड़ने वाले हैं। उसी समय टीम के 2 और लोग वहां पहुंचते हैं और मर्फी से कहते हैं कि जल्दी बाहर निकलो। लेकिन यहाँ मर्फी जिद पकड़ लेती है क्योंकि इस जहाज को ढूंढने में उन्हें पूरे 3 महीने लगे थे। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होती। वह सीधा पानी में कूद जाती है ताकि जहाज को बचा सके। उसे देखकर बाकी 2 साथी भी अपने टूल्स लेकर पानी में कूद जाते हैं। फिर तीनों मिलकर जहाज के टूटे हुए हिस्से की दरार को वेल्ड करके बंद करते हैं। आखिरकार वह जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में वह उस जहाज को बेच देते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। टीम लीडर उस पैसे को सब में बराबर बांट देता है। इसी दौरान एक आदमी जैक चुपचाप उन्हें देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये लोग समुद्र में खोए हुए जहाज ढूंढकर उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। फिर जैक उनके पास आता है और टीम लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जो किसी खजाने से कम नहीं है। वह उसी जहाज की बात कर रहा होता है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वही जहाज जहां एक आदमी ने लीवर खींचकर सभी लोगों को मार दिया था। टीम लीडर भी उस जहाज का नाम सुन चुका होता है, एंटोनियो ग्राजा, जो 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वो कहता है कि बहुत लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तक कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। तब जैक कहता है, मुझे पता है वह जहाज कहाँ है। अगर हम उसे ढूंढकर बेच दें तो हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। पैसे की लालच सुनकर टीम के सारे लोग तुरंत इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन वह अपनी टग बोट लेकर एंटोनियो ग्रा की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वह लोग समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। तभी टीम का एक सदस्य पास के किसी जहाज से आ रहा सिग्नल पकड़ता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज यहीं कहीं पास में है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। वही जहाज जो 40 साल से गायब था। उसे देखकर सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे बेचकर वह बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। टीम लीडर 2 लोगों को टग बोट पर ही रुकने के लिए कहता है और खुद कुछ लोगों के साथ उस जहाज के अंदर जाता है जांच करने के लिए। जैसे ही वह अंदर जाते हैं उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे सब थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन लीडर कहता है कि आगे बढ़ते रहो। उस आवाज का पीछा करते हुए वह एक बड़े से घड़ी तक पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि घड़ी अभी भी चल रही होती है। फिर अचानक घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। यह देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। आगे बढ़ते हुए वह जहाज को एक्सप्लोर करते हैं। अंदर का हाल बहुत खराब होता है। हर जगह टूटी हुई चीजें, जंग लगा लोहा और बर्बादी ही बर्बादी। अचानक टीम का एक सदस्य टूटते हुए फर्श की वजह से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मर्फी समय पर उसे पकड़ लेती है। जब वह उसे ऊपर खींच रहे होते हैं तभी नीचे उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो वही लड़की होती है जो 1962 में बच गई थी, केटी। सबसे डरावनी बात यह होती है कि 40 साल बाद भी वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। इससे साफ हो जाता है कि वो अब इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा बन चुकी है। मर्फी जैसे ही उसे दोबारा ध्यान से देखती है वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। किसी तरह वो लोग अपने साथी को वापस ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन अब साफ हो चुका होता है कि इस जहाज पर कुछ बेहद खतरनाक और अलौकिक मौजूद है। मर्फी को समझ नहीं आता कि उसने जो लड़की देखी वो सच थी या सिर्फ उसका भ्रम, लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे वह अंदर से बुरी तरह डर जाती है। जहाज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह लोग आगे खोज जारी रखते हैं और आखिरकार मैन केबिन तक पहुंचते हैं। वहां तलाश करते समय उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलता है। यह देखकर वह चौंक जाते हैं क्योंकि 40 साल पहले ऐसी डिजिटल घड़ी होती ही नहीं थी। इससे उन्हें साफ समझ आ जाता है कि उनके आने से पहले भी कोई इस जहाज पर आ चुका है। इसके बाद वह लोग वापस अपने टगबोट पर लौटते हैं। टीम लीडर फैसला करता है कि अगले दिन वह इस जहाज को रस्सी से बांधकर खींच कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें जहाज में एक बड़ा छेद दिखता है जिसकी वजह से वह धीरे धीरे डूब रहा होता है। लीडर साफ कहता है कि इस हालत में जहाज को खींचना बेवकूफी होगी क्योंकि अंदर बहुत सारा पानी भर चुका है और उसका वजन बहुत बढ़ गया है। तो प्लान बदलता है, पहले उस छेद को वेल्ड करके बंद किया जाएगा, फिर अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद जहाज को खींचा जाएगा। करते करते मर्फी एक स्विमिंग पूल तक पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। पूरे पूल के आसपास दीवारों पर गोलियों के निशान और छेद होते हैं
जैसे यहाँ कभी खतरनाक गोलीबारी हुई हो। जैसे ही मर्फी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, अचानक वही छोटी लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार मर्फी बुरी तरह डर जाती है और पीछे हटते हुए सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अब मामला सिर्फ डर का नहीं, कुछ बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। मर्फी जब पूल में गिरती है तो उसका सिर जोर से फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि पूल उस खून को तुरंत सोख लेता है, जैसे वह पहले से ही कुछ जिंदा हो। जब मर्फी ऊपर देखती है तो वह लड़की गायब होती है और उसकी जगह जैक खड़ा होता है। दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वह जाते हैं, पीछे स्विमिंग पूल पूरा खून से भर जाता है। इसका मतलब साफ है, ये जहाज सिर्फ खाली नहीं है, इसमें कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। उधर टीम लीडर जहाज के कैप्टन के कमरे तक पहुंचता है। अंदर का हाल बहुत खराब होता है, सब कुछ टूटा फूटा और बिखरा हुआ है। वो कमरे की तलाशी लेता है लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। फिर उसकी नजर टेबल पर जाती है। एक वाइन बॉटल और एक भरा हुआ ग्लास रखा होता है, जैसे अभी अभी कोई पी कर गया हो। यही गलती होती है, वह बिना सोचे उसे पीने वाला होता है। जैसे ही वह ग्लास उठाता है, वह मिरर में देखता है और उसके पीछे अचानक पुराने जहाज का कैप्टन खड़ा दिखाई देता है। घबराकर उसका हाथ कांपता है और ग्लास गिरकर टूट जाता है। अब वह समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है और वह डर कर भाग जाता है। इसी तरह जहाज पर अजीब और डरावनी घटनाएं हर किसी के साथ होने लगती हैं। टीम का एक सदस्य मार्क एक औरत की आवाज में गाना सुनता है। वह उस आवाज के पीछे जाता है और नीचे के डेक पर पहुंचता है, जहां वही सिंगर गा रही होती है जो शुरुआत में पार्टी में दिखी थी। मतलब साफ, यह जहाज अपने पुराने मरे हुए लोगों को बार बार दिखा रहा है। इधर मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजा खोलते हैं जो लॉन्ड्री रूम की तरफ जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक जोरदार पानी की लहर बाहर आती है और उसके साथ बहुत सारी लाशें बहकर बाहर आती हैं। अब डर असली लेवल पर पहुंच चुका होता है। मर्फी और जैक बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब पीछे लौटना भी उतना ही खतरनाक है। जैसे ही मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं, एक केबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाकर जैक एक लग्जरी कार देखता है और खुश हो जाता है। उसे सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, लेकिन मर्फी को कुछ गड़बड़ लग रहा होता है और वो वहां से जल्दी निकलना चाहती है। तभी उन्हें पास वाले कमरे में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो जाकर चीजें हटाते हैं और अंदर देखकर दंग रह जाते हैं। वहाँ सोने से भरा एक बॉक्स होता है। मर्फी तुरंत बाकी टीम को बुलाती है। जब सब आते हैं तो पता चलता है कि ऐसे कुल 9 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 28 सोने की ईंटें हैं। अब सबका दिमाग घूम जाता है। उन्हें लगता है कि वह एक ही रात में अमीर बन गए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जहाज को छोड़कर सिर्फ सोना लेकर निकल जाएंगे। लालच समझदारी पर भारी पड़ता है और यही आगे उन्हें नुकसान देता है। वो सारा सोना अपने टगबोट में लोड कर देते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। उधर टगबोट का कैप्टन इंजन साफ कर रहा होता है, लेकिन अचानक सिलेंडर वाल्व अपने आप खुल जाता है और गैस लीक होने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह कोई एक्सीडेंट नहीं, साफ तोड़फोड़ या अलौकिक दखल है। इसी बीच मर्फी फिर से उसी लड़की को देखती है, केटी। वो उसकी तरफ भागती हुई आती है, जैसे उसे चेतावनी देना चाहती हो, लेकिन अचानक कोई उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। मतलब वो लड़की मदद करना चाहती है, लेकिन कोई और ताकत उसे रोक रही है। उसी समय कैप्टन इंजन स्टार्ट कर देता है और लीक हो रही गैस आग पकड़ लेती है। एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरा टगबोट उड़ जाता है। कैप्टन वहीं मर जाता है। अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वह सब समुद्र के बीच एक भूतिया छोड़े हुए जहाज में फंस चुके हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिखता है, क्योंकि अब यह सिर्फ खोज नहीं, सर्वाइवल बन चुका है। इसी बीच मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर टूट जाता है। वो 2 हफ्ते बाद शादी करने वाला था और अब उसे लग रहा है कि वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। फ्रस्ट्रेशन में वह जहाज पर रखी पुरानी शराब पीने लगता है, जो कि और भी खराब फैसला है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही शक के घेरे में है। दूसरी तरफ मर्फी बार बार केटी को देखने की वजह से परेशान हो जाती है। इस बार वह सिर्फ डर कर नहीं भागती, वो सच जानना चाहती है। वो जहाज के यात्रियों की जानकारी चेक करती है और पता लगाती है कि उस लड़की का नाम केटी है। जांच करते करते वो केटी के कमरे तक पहुंच जाती है और यहीं से असली सच खुलना शुरू होता है कि इस जहाज पर आखिर हुआ क्या था। मर्फी जब क्लोसेट खोलती है तो अंदर केटी की लाश देखकर दहशत में आ जाती है। इतने सालों बाद भी उसका शरीर वहीं पड़ा होता है। ये अपने आप में ही बहुत डरावनी बात है। मर्फी हिम्मत करके केटी के गले से एक लॉकेट निकालती है। जब वह उसे खोलती है तो अंदर केटी की अपने माता पिता के साथ फोटो होती है। ये देखकर मर्फी हैरान रह जाती है। तभी अचानक केटी की आवाज आती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ। अब यहाँ साफ हो जाता है कि मर्फी किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि एक आत्मा से बात कर रही है। मर्फी जब वो लॉकेट केटी को देने की कोशिश करती है तो वो उसके हाथ के आर पार निकल जाता है। अब केटी असली सच बताती है। वो कहती है कि इस जहाज पर बहुत सारी आत्माएं फंसी हुई हैं और जब तक उस आदमी को नहीं मारा जाएगा जो सबको कंट्रोल कर रहा है, तब तक कोई भी आजाद नहीं होगा। मर्फी सवाल करती है वो आदमी कौन है, लेकिन जैसे ही केटी उसका नाम बताने वाली होती है, अचानक अजीब कीड़े पूरे डेक पर फैलने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी को चेतावनी देती है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। और फिर वह गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क। वो पूरी शराब की बोतल पी चुका होता है और चक्कर खा रहा होता है। अचानक उसके आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं।
और एक पल में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे जहाज 40 साल पीछे चला गया हो। जो लोग मर चुके थे वो सब जिंदा दिखाई देने लगते हैं। मार्क खुद को एक पार्टी के बीच खड़ा पाता है जहां लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। शुरू में वह डरता है, लेकिन फिर खुद को समझा देता है कि यह शराब का असर है। तभी वही सिंगर उसके पास आती है और उसे बहकाने लगती है। मार्क पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता है और बिना सोचे समझे उसे किस कर देता है और उसके पीछे चल पड़ता है। असल में वह उसे जाल में फंसा रही होती है। वह फर्श के किनारे रुकती है और मार्क को बुलाती है। जैसे ही मार्क आगे बढ़ता है, नीचे का टूटा हुआ फर्श टूट जाता है और वह सीधे नीचे गिरकर मर जाता है। असल में यह जहाज लोगों के दिमाग से खेलता है और उन्हें खुद मरने पर मजबूर करता है। अब टीम लीडर की तरफ चलते हैं। वो कैप्टन के कमरे में बैठा होता है। वहाँ वाइन बॉटल अपने आप हिलने लगती है और कुछ ही देर में जहाज के पुराने कैप्टन की आत्मा उसके सामने आ जाती है। लीडर बुरी तरह डर जाता है। कैप्टन की आत्मा खुद वाइन ग्लास में शराब डालती है और उसे ऑफर करती है। साथ ही उसे एक फोटो देती है एक जहाज की जिसका नाम लोरेला है। फिर कैप्टन बताता है कि कई साल पहले एक आदमी इस जहाज पर आया था और उसने लोरलाई नाम के जहाज के बारे में बताया। पुराने कप्तान की आत्मा टीम लीडर को पूरा सच बताती है। वह कहता है कि सालों पहले एक आदमी उनके जहाज पर आया था और उसने बताया कि एक दूसरे जहाज लोरलाई में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। लालच में आकर उन्होंने उस जहाज को ढूंढा और सच में उन्हें खजाना मिल गया। फिर कप्तान एक और फोटो दिखाता है और कहता है ये वही आदमी है जिसने हमें लोरलाई के बारे में बताया था। जैसे ही टीम लीडर फोटो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फोटो में जैक होता है और वह फोटो 40 साल पुरानी होती है। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। अगर कोई आदमी 40 साल बाद भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है तो वह इंसान नहीं हो सकता। टीम लीडर सीधा समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक आत्मा या कहो डेमन है। अब उसका दिमाग तेजी से काम करता है। हमें तुरंत इस जहाज से निकलना होगा। वह अपने बाकी साथियों को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी उसे वही आदमी दिखता है जो टगबोट के एक्सप्लोजन में मर गया था। यानी अब उस मरे हुए इंसान की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है और उस पर हमला करने लगती है। टीम लीडर जान बचाने के लिए भागता है। उसी समय मर्फी वहां पहुंचती है और वो आत्मा अचानक गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लीडर अभी भी डर के असर में होता है। उसे मर्फी का चेहरा भी उसी आत्मा जैसा दिखने लगता है। अब वह पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और मर्फी पर ही हमला कर देता है। मर्फी सेल्फ डिफेंस में उसके पैर पर वार करती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन लीडर फिर भी नहीं रुकता। जैसे ही वह मर्फी को मारने वाला होता है, पीछे से जैक आता है और आयरन रॉड से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब हमें पता चलता है कि जैक ही वह आदमी है जिसने सबको इस जहाज तक लाया और वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। टीम में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने सच्चाई पकड़ ली थी। टीम लीडर और जैक ये समझ चुका था कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह उसे रास्ते से हटाना चाहता है। अब वह बाकी टीम को मैनिपुलेट करता है। वो कहता है अगर यह लीडर होश में आया तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी लोग पहले से डरे हुए होते हैं और बिना सोचे जैक की बात मान लेते हैं। टीम लीडर को बेहोश करने के बाद वो लोग उसे पानी के टैंक में फेंक देते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए बाकी लोग फिर से जहाज को ठीक करने में लग जाते हैं। वो उस बड़े छेद को वेल्ड करके बंद करते हैं जिससे पानी अंदर आ रहा था और फिर अंदर भरा पानी बाहर निकालना शुरू करते हैं। इसी बीच मर्फी नोटिस करता है कि मार्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह उसे ढूंढने निकलता है। तभी फिर से केटी की आत्मा उसके सामने आती है और साफ बोलती है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मर चुका है। मर्फी को झटका लगता है। केटी बताती है कि मार्क उस सिंगर के पीछे गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। फिर केटी मर्फी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे सीधा 1962 की उस रात में ले जाती है जब यह सब हुआ था। अब असली सच्चाई सामने आती है। उस रात जहाज पर जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वह एक ब्लड मैस्कर था। कुछ क्रिमिनल्स जहाज पर आए थे जिनका मकसद था सारा गोल्ड लूटना। उन्होंने अलग अलग तरीकों से लोगों को मारा, कुछ को तार से काट दिया और कई लोगों को गोलियों से मार डाला। यहाँ तक कि छोटी केटी को भी नहीं छोड़ा गया। उसे उसके कमरे में ले जाकर फांसी दे दी गई। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस पूरे कांड के पीछे वही लेडी सिंगर थी जो शुरू में गाना गा रही थी। वही असली मास्टरमाइंड थी। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरे जहाज को खत्म कर दिया ताकि सारा सोना उनका हो जाए। एक जहाज का ऑफिसर भी उसके साथ मिला हुआ था। उसने सिंगर के इशारे पर अपने ही साथियों को मार डाला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लेडी सिंगर ने उसे भी गोली मार दी, क्योंकि वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। पूरा गोल्ड सिर्फ उसका होना चाहिए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक एक और आदमी सामने आता है। असल में इस खेल का वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। वह आता है और लेडी सिंगर को आयरन चेन से लटकाकर मार देता है। केटी की मदद से मर्फी पूरा सच देख लेता है और असली मास्टरमाइंड को पहचानते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं, जैक ही होता है। अब जिसने सबको यहाँ खजाने का लालच देकर बुलाया, वही शुरू से खेल खेल रहा था। अब पूरा प्लान समझ आता है। जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। उसे ठीक करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत थी। जैक खुद यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इन्हें यहाँ फंसाया। काम निकल गया। अब यह सब उसके लिए बेकार है। अब इन्हें मारना है। मर्फी को तुरंत अपनी गलती याद आती है। वह जैक के असर में आकर अपने ही टीम लीडर को टैंक में कैद कर चुका था। वह भागकर उसे बचाने जाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। टैंक पानी से भर चुका होता है और टीम लीडर मर चुका होता है। मर्फी पूरी ताकत से ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। अब सिचुएशन पूरी तरह मर्फी के खिलाफ है। लीडर गया, मार्क गया और बाकी भी खतरे में है। मर्फी तुरंत डॉज को ढूंढता है और उसे साफ साफ सच बता देता है, जैक इंसान नहीं है।
है उसे देखते ही गोली मार देना। ये पहली बार है जब कोई सही कदम उठाता है। मर्फी फिर दूसरे साथियों को ढूंढने निकल जाता है। जैसे ही वह जाता है, जैक सामने आ जाता है। डॉज तुरंत गन निकालकर उसे रोकता है। अब यहाँ डॉज गलती नहीं करता, वो सीधे एक्शन लेता है। जैक बातों में उलझाकर गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ट्रिक काम नहीं करती। डॉज समझ जाता है और बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही जैक पीछे गिरता है। डॉज गोली मारने के बाद जैक के पास जाता है और सोचता है कि वह मर चुका है और वहां से चला जाता है, जबकि जैक अभी भी जिंदा होता है। उधर मर्फी जिस साथी को ढूंढने गया था उसे पानी में मरा हुआ पाता है। अब हालत साफ है, टीम के लगभग सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ मर्फी और डॉज बचे हैं। अब मर्फी फैसला लेता है, इस जहाज को खत्म करना पड़ेगा। वह पूरे जहाज में एक एक जगह विस्फोटक लगाना शुरू कर देता है। तभी डॉज आता है और कहता है, मैंने जैक को मार दिया। मर्फी तुरंत उसे रोकता है, तू गलत है, जैक इंसान नहीं है, वो डेमन है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। फिर मर्फी असली बात बताता है, हमें पूरा जहाज उड़ा देना होगा, वरना ये फिर किसी और को फंसाएगा और साथ में इससे यहाँ फंसी सारी आत्माएं भी आजाद हो जाएंगी। अब यहाँ डॉज का दिमाग फिर से लालच में चला जाता है। वो गुस्से में कहता है, अगर जहाज उड़ा दिया तो सोना भी चला जाएगा, हम खाली हाथ लौटेंगे। इतना सब देखने के बाद भी अगर कोई सोने के पीछे पड़ा है तो वह खुद मरने के लिए तैयार है। मर्फी